हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBAR साइंस एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आया हूँ। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो इस बार जैक बोर्ड से साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और ये लेक्चर स्पेशली केमिस्ट्री के लिए है। जो बच्चे इस बार 12th में जैक बोर्ड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देंगे, उनको ये लेक्चर देखना बहुत ही कंपलसरी है। अगर इस लेक्चर को आप लोग देखते हैं तो इसमें मेनली मैंने एक्सप्लेन किया है जो सैंपल पेपर जैक बोर्ड की तरफ से आया है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक क्वेश्चन में जो 25 क्वेश्चन है उसमें जो हर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ताकि आपको क्वेश्चन चेंज करके भी आए तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। और क्वेश्चन चेंज करके ही आता है, बस क्वेश्चन यही रहेगा। अगर इस पूरी लेक्चर को आप अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो आपका जैक बोर्ड में कम से कम आप इजीली 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 70। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा आपका, उसमें टोटल आपका 2025 और 6 का आप एग्जाम देने वाले हैं, जिसमें क्या सब्जेक्ट, ये पेपर जो स्पेशली मैंने एक्सप्लेन किया है वो केमिस्ट्री का है। एंड ये क्लास 12 वो तो जान ही रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, टाइम 3 आवर का होगा और फुल मार्क्स आपका 70 होगा। अगर इंस्ट्रक्शन देखें जो जैक बोर्ड की तरफ से दिया गया है, अगर examiner required to answer in their own words as far as practicable. The booklet contain 12 प्रिंटेड पेजेस। जो बुकलेट होगा आपका वो 20 आपको 12 पेज का मिलेगा। आगे देखिए, इसमें क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शन। इस क्वेश्चन में क्या होगा, 4 सेक्शन होगा, ABCD में डिवाइडेड होगा वो टोटल सेक्शन, और 4 सेक्शन मिला के आपको टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 48। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट 25 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो सेक्शन ए में दिया गया है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में आपको 26 नंबर से 34 नंबर तक होगा, उसमें 7 क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स कंटेन करेगा आपका। नेक्स्ट अगर देखें तो सेक्शन सी में 35 से 42 होगा, जो 6 क्वेश्चन होगा टोटल, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका होगा। आगे अगर देखा जाए तो सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे टोटल। हाँ, 4 क्वेश्चन होंगे, आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, और हर एक क्वेश्चन में आपका क्या होगा, 5 मार्क्स होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो सेक्शन ए पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो हाँ, एक क्वेश्चन है कि मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो मोलरिटी का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ठीक है। तो यहाँ जो मोलरिटी है, अगर आप देखें तो मोलरिटी में क्या वाटर का बोला है, तो वाटर का मोलरिटी अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है, जो 1 मोल का अगर आप निकालते हैं तो 1 मोल में क्या आपका टोटल मोलरिटी जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा वाटर का, तो वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा आपका टोटल 1/18। ठीक है, क्योंकि कितना का निकालना है यहाँ पे नहीं दिया। तो आप अगर देखेंगे 1 लीटर, तो आपका क्या मोलिकुलर वेट 18 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इससे निकाल सकते हैं आप 1 ग्राम के लिए या 1 kg के लिए निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1/18 बाई क्या, सॉल्यूशन अगर लें ml में तो ग्राम में, तो वह क्या आ जाएगा 1000। तो आपका क्या आ जाता है 1000 बाई क्या 18। ठीक है। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हालांकि आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या याद रखना है, वाटर के लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना है। बी ऑप्शन जो कितना, ये डिवाइड कीजिएगा आप, तो देख रहे हैं कितना आ जाएगा 55.55 आएगा मोलर। ठीक है, वाटर के लिए, प्योर वाटर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मार्कोनिकॉप्स रूल अगर देखा जाए आपका तो क्या है, मार्कोनिकॉप्स रूल क्या बोलता है, मार्कोनिक इन एडिशन रिएक्शन नेगेटिव पार्ट ऑफ ए रिएजेंट अटैक ऑन दैट sp2 कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ये अगर कुछ है अनसिमेट्रिकल कार्बन इस पे HPr को अटैक कराएंगे तो हाइड्रोजन किस पे जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन पे जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन ऑफ रिएक्शन नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक ऑन दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये देखिए H क्या प्लस में डिवाइड करेगा, ये प्लस में टूटेगा और ये क्या माइनस में टूटेगा। तो माइनस में टूटेगा तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे अटैक करेगा, जिस पे आपका हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, तो इस पे। और हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, इस पे। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कौन सा है अनसिमेट्रिकल, ये देखिए 2 ही कार्बन का है तो ये सिमेट्रिकल होगा। ये भी आपका क्या, ये देखिएगा तो यहाँ पे देखिए Cl का केस में Cl है तो ये तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये आपका होगा तो ये सिमेट्रिकल है और ये देगा। तो यहाँ क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कुछ है। अब देखिए अगर कार्बोकेटायन को यहाँ आप अटैक कराते हैं CH3, यहाँ पे क्या करते हैं H प्लस को अटैक करा दे हम लोग CH3 और CH2 और हाइड्रोजन यहाँ अगर अटैक कर लिया तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा जो स्टेबल होता है। अगर यही कार्बोकेटायन आप यहाँ भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं CH3 CH और क्या, तो यहाँ CH2 अटैक किया, ये CH2 रहा, कार्बोकेटायन कहाँ बना यहाँ, बताइए 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन और ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, तो इसलिए ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो Br कहाँ अटैक करेगा यहाँ, तो आपका क्या होगा, कौन रहेगा, ये आपका C ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, देखिए C ऑप्शन है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 इज डिपोजिटेड एट। तो समझते हैं इसको भी हम लोग। देखिए CuSO4 को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके आप एक इलेक्ट्रोलिसिस अगर कराते हैं तो CuSO4 किस में ब्रेक करेगा, Cu+2 और SO4 2- वाटर के प्रेजेंस में। फिर क्या होगा, एनोड पे वाटर ब्रेक करके क्या ऑक्सीजन निकलेगा और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसी के साथ कैथोड पे अगर देखें तो Cu2+ रिड्यूस होके Cu एक्वस बनेगा। तो यहाँ क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द एक्वस सॉल्यूशन CuSO4 इज डिपोजिटेड एट कैथोड एनोड। तो देखिए CuSO4 कहाँ, कैथोड पे, इसलिए आंसर क्या होगा कैथोड। तो कैथोड आपका आंसर होना चाहिए, कैथोड आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द थर्ड सीरीज स्टेट फ्रॉम Z इट एटॉमिक नंबर द एलिमेंट। तो आपको याद रखना है क्या, यहाँ जो थर्ड सीरीज है 3D सीरीज जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं 3D सीरीज। डी ब्लॉक का एलिमेंट को हम लोग 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में डिवाइड किए हुए हैं और 6D सीरीज में। तो 3D में कौन कौन आता है, साइंस टीचर, वंदना, कुमारी, मांगे, फी, कोर्स, नहीं, कंप्लीट, जनाब। तो इसमें से क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका क्या 22, इसका क्या 23, इसका क्या 24, इसका क्या 25, इसका क्या 26, इसका क्या 27 और निकेल क्या 28, कॉपर क्या 29 और जेडन क्या 30। आपको यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना है एक चीज, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, s में सभी में 2 होता है, यहाँ पे क्या 1 होता है, याद रखना है। इसी तरह से कॉपर में याद रखना है 3D में 10 और 4s में क्या 1 होता है, ये याद रखिएगा, पूछने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या आया 3D सीरीज में 21 से कहाँ तक आया 30 तक का एलिमेंट आया, मान लीजिए तो 30 तक का एलिमेंट आया तो किसको टिक करेंगे हम लोग, ए को टिक करेंगे, समझे, ये याद रहना चाहिए।
ये क्रोमियम का केस में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और कॉपर का केस में याद रखिएगा। बाकी सभी में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे क्या ये दोनों का केस में 2 में आपका मतलब 4s में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो क्या है, एक इथाइल आयोडाइड है जिसको KCN एल्कोहलिक KCN के प्रेजेंस में रिएक्ट कराना है और प्रोडक्ट आपको पूछा गया है। समझते हैं इसको भी हम लोग, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में भी, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को आप लोग में जो कॉन्सेप्ट अगर भूल गए हैं वो याद आ जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। जैसे CH3CH2I KCN रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, आई को आयोडीन को CN रिप्लेस कर देता है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, प्रोडक्ट आपका जो बनेगा यो बी ऑप्शन होना चाहिए। चलिए देखते हैं बी ऑप्शन है या नहीं, बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। इसको भी हम समझते हैं क्या क्या यहाँ पूछा जा सकता है आपसे। एक पूछा जा सकता है आपसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें जिस सॉल्यूशन का 2 सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आइसोटोनिक तो क्या है, पाई 1 लिखे हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर लिखे हैं, तो 2 डिफरेंट सॉल्यूशन को लिए जिसका दोनों का पाई 1 पाई 2 क्या था, इक्वल था। और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है C1RT होता है, और दूसरा सॉल्यूशन का लिख रहे हैं तो C2RT। अब यहाँ पे देखिए RT तो कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन अगर दोनों सॉल्यूशन का आप सेम रखते हैं तो उसको क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा तो 1 होना चाहिए, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता रखना है इसमें से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसमें से भूलना नहीं है, ये सारा चीज को कंसीडर करके जाइए। आपको दिक्कत हो तो लेक्चर देखने के साथ नोट बनाइए, क्यों ना टाइम लगे, लास्ट दिन भी नोट बनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है कि आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन निकल के यहीं से आएगा। चलिए आगे देखते हैं, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको भी मैं बता रहा हूँ। देखिए मोलर कंडक्टेंस जो है, मोलरिटी का क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस मोलरिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मोलरिटी जिसका कम होगा उसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ मैक्सिमम पूछा है, मतलब ज्यादा किसका, जिसका क्या होगा मोलरिटी कम होगा, तो वहां पे डी ऑप्शन होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे क्या एक चीज और याद करके जाइएगा आप, मोलर कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी का आपको यूनिट भी याद करके जाना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सारा चीज एक्सप्लेन करते चल रहा हूं मैं। ठीक है, डी ऑप्शन क्या, डी। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कौन कलर कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, कलर कंपाउंड फॉर्म्ड करेगा, तो डी करेगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग थोड़ा समझते हैं स्कैंडियम का। अगर अभी मैंने बताया था आप लोग को क्या, साइंस टीचर वंदना कुमारी मांगे फी कोर्स नहीं कंप्लीट जनाब। इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका क्या 22, इसका क्या 23, इसका क्या 24, इसका क्या 25, इसका क्या 26, इसका क्या 27, 28, 29, 30। अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं रहता है तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा और वहां रफ में लिख लीजिएगा। अब मान लिया हम इसका स्कैंडियम का देखते हैं, तो स्कैंडियम क्या +3 के फॉर्म में है, क्या है +3 के फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप इसका जो 21 है एटॉमिक नंबर, पहले न्यूट्रल क्या है 21 है, तो 21 का आप लिखिए, पहले 21 का लिख लीजिए, क्या है 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 आएगा। तो आप देखिए 3 तो क्या होगा, यहां से 2 निकला और यहां से 1 निकला, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो ये क्या, ये आपका कलर नहीं होगा, ये कलर नहीं होगा। अगर मैग्नीज का देखें हम लोग, तो मैग्नीज कितना है 2+ है,
मैग्नीज का क्या है 2+, तो यहाँ तक जब तक तो मैग्नीज का कितना होता है 25 इसके पास, और यहाँ से यहाँ तक देखिए सेम होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे सिर्फ 4s2 और क्या लिखेंगे 3d5। तो क्या किया ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकला अगर तो इसके पास हम लोग का यहाँ से निकला, ठीक है। तो क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलर कंपाउंड, तो कलर कंपाउंड यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीज 2+, मैग्नीज 2+। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, तो इसका भी ये भी कलर्ड हो सकता है, समझे। यहाँ पे देखें अगर Zn2+, तो Zn2+ में क्या यहाँ भी लास्ट में क्या 4s2 और आपका 3d10 होगा, 3d10, तो ये भी देखिए 2 निकल गया, 2 आपका क्या निकल गया है, तो क्या होगा 3d10 मतलब पेयर्ड है, तो ये कलर नहीं होगा, ये कलर नहीं होगा, ये कलर नहीं होगा, मतलब आपका ये कलर नहीं होने वाला है और ये कलर नहीं होने वाला है। Ti का देखते हैं हम लोग, Ti का लास्ट में क्या होगा 4s2, Ti का क्या 4s2 और 3d2 क्या होगा 3d2। अरे तो यहाँ +4 तो निकल चुका है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन गलत है जो जैकबोर्ड दिया है। आपका आंसर क्या है बी, क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, ठीक है, डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, क्या होगा बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर देखें तो चलिए पहले मैं आपको टॉपिक समझा देता हूं। यहाँ पे क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट बट डू नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप अगर देखना चाहें तो यहाँ देखिए कौन सा है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। तो इसमें से देखिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, क्या है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका नहीं है। वेपर प्रेशर से जो है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टर्म है, समझ गए, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं, क्या होगा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, तो वो ऑप्शन आपका क्या है गलत है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, ये क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद करके जाना है, अभी ऑप्शन में है, हो सके फाइनल एग्जाम में आपको क्या करे सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करनी है, आपको पूरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये डिफाइन आना चाहिए आपको, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है वो भी आपको आनी चाहिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आप रिपीट करके 2 बार 3 बार लेक्चर देखिए ताकि कोई गलती ना हो। ए गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ, तो गैल्वेनिक सेल आपको दिया हुआ है इतना कंस्ट्रक्टेड, तो पूछा गया आपसे क्या द ईएमएफ ऑफ द सेल इज, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एक टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी आंसर है, चलिए आंसर तो बाद की बात है, आपको यहाँ देखना है सेल का अगर आपको क्या करना है, सेल का अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्या होता है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे ई नोड सेल अगर निकालना, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना रहेगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करेंगे, इसके साथ ही एट स्टैंडर्ड स्टेट में हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपको ये चाहिए था, क्या चाहिए था ई सेल चाहिए था, तो क्या है यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का चाहिए, किसका कैथोड का, तो कैथोड पे क्या है कैथोड पे किसको रखते हैं रेट रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव को, तो यहाँ क्या होगा माइनस 0.76 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 0.41, दोनों को जब अब यहाँ क्या एक माइनस और एक माइनस, माइनस में था तो माइनस माइनस क्या आ गया आपका माइनस 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 0.4 माइनस 0.41 और क्या जा रहा है प्लस 0.76,
तो क्या निकल के आ रहा है, प्लस 0.35 वोल्ट। तो आंसर कौन सा टिक करेंगे आप, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। तो क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या होता है, 4s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d में क्या होता है 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, n में अगर s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो n-1 d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये होगा। तो कौन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखा जाए, विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जिसमें वॉल्यूम आएगा वो डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन, मान ली मोलरिटी में वॉल्यूम है तो घटेगा बढ़ेगा, फॉर्मेलिटी में है तो घटेगा बढ़ेगा, नॉर्मलिटी में है तो घटेगा बढ़ेगा, मोलरिटी में नहीं घटेगा बढ़ेगा। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, मोलरिटी को डिफाइन करते हैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोलालिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अगला फॉर्मेलिटी अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट, और इसमें भी क्या वॉल्यूम होता है, फॉर्मेलिटी में भी क्या वॉल्यूम होता है, नॉर्मलिटी में भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम होता है, नॉर्मलिटी में भी आपका वॉल्यूम होता है। तो एक ही है मोलरिटी जिसमें क्या है, वॉल्यूम नहीं होता है मोलालिटी में। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, मोलालिटी। याद रखिएगा, जिसका फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसका फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, करेक्ट है। चलिए आगे आए, अगर चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल कॉपर टू Cu। देखिए क्या होता है, अगर कहीं पे कॉपर Cu+2 है और क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो चार्ज का कितना ट्रांसफर हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, माइनस, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने में आपका 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी पड़ता है, 96,500 कूलम। तो यहाँ पे क्या है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन आया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको क्या 2 मोल के लिए आप क्या कीजिएगा, 2 मोल के लिए 2 × 96,500 कूलम। तो क्या आ जाएगा आपका निकल के इक्वल में, आपका आ जाएगा 0 0 आ गया, 5 तो 10 12 13 और 18 तो क्या 19, इतना कूलम, कितना 19,000 मतलब 1 लाख ये आ जाएगा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। ठीक है, बी मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखें, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ CH3 MgBr, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बोलते हैं इसको, याद है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो देखिए पहले मैं आपको रिएक्शन दिखा देना चाहूंगा। देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है आपका, यही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मल्डिहाइड। इसको देखिए, इसके साथ रिएक्ट करा दिए तो क्या हुआ, CH, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक। ये अगर पूछा जाए तो कैसा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो ये बॉन्ड ऊपर, तो यहाँ क्या प्लस होगा, ये माइनस में टूटेगा,
ये हाँ, ये माइनस में टूटेगा और ये क्या प्लस में, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये पार्ट जाके यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो ये बन गया, क्या बन गया, यहाँ CH3 अटैच हुआ और यहाँ MgBr अटैच हुआ। फिर इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो MgBr बाहर निकल जाता है और यहाँ H जुड़ जाता है और OH वाटर बन के इसके साथ निकल जाता है। क्या बनेगा, MgBr कहाँ जाएगा, MgBr, ठीक है, MgBr आपका Br इसके पास रहेगा और OH यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से जो निकलेगा OH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगर चलिए रब करते हैं तो इरेज कर देते हैं, ऑल स्लाइड नो इरेज। ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, रिएक्शन आप लोग लिख सकें। ठीक है, चलिए पेन कलेक्ट ले लेते हैं हम। तो याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल कौन है, यही है, समझे, ये यही लिखा हुआ है, देख रहे हैं CH2 क्या लिखा हुआ है, ये यही है, CH3OH है, CH3CH2 सॉरी, CH3CH2, हाँ ये है। ठीक है, कौन सा है आपको, ये क्या है आपका CH3CH2OH, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल। ये वही इथाइल अल्कोहल है जिसको आप लोग पी के मस्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखें, देखिए Zn, याद रखिएगा Zn डस्ट अगर देंगे फेनॉल में तो क्या करेगा, फेनॉल का क्या, ऑक्सीजन को लेके भागेगा। क्या भागेगा, इसको आप अगर रिएक्ट कराते हैं जिंक डस्ट से, फेनॉल को इससे रिएक्ट कराते हैं जिंक डस्ट से, Zn डस्ट दे देते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन क्या होगा आंसर, बेंजीन। ये रिएक्शन याद रखना है, सीधे याद रखना है। जिंक डस्ट क्या करेगा, फेनॉल का ऑक्सीजन को लेके भागेगा। जिंक डस्ट क्या करेगा, फेनॉल का ऑक्सीजन को लेके भागेगा, तो क्या बनाएगा, बेंजीन। चलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, रेट ऑफ SO2, रेट ऑफ SO2 Cl3। एक मिनट, क्या करेंगे, रेट ऑफ, तो रेट निकालना है, रेट दिया हुआ है, आपको बताना है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। समझते हैं इसको कैसे बताया जाता है। अगर ऑप्शन बी है ये तो बाद की बात है, पहले समझिए। देखिए अगर रेट लिखा रहे कुछ ऐसा, तो ऑर्डर जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ओवरऑल ऑर्डर के लिए इस पावर को ऐड किया जाता है। तो क्या होगा, इस पावर को क्या कीजिएगा, आप ऐड कर दीजिएगा, इस पावर को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसलिए क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो आपका रेट जो है, रेट वो क्या दिया है, KSO2Cl2, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्या आ जाएगा, जो ऑर्डर आ जाएगा रिएक्शन का वो 1 आ जाएगा, और 1 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 आ जाएगा तो क्या बोलिएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। 3 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ क्या आया, 1 आया, इसलिए क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखिए 3D सीरीज में याद रखिएगा Mn क्या देता है, मैक्सिमम कितना देता है, Mn के पास क्या है, +7। अगर
स्कैंडियम देखिएगा तो वैलेंस सेल में कितना, आयरन का आप लोग जानते हैं क्या है, +3 और +2 है जो स्टेबल है। स्कैंडियम का देखिए तो +1 स्टेबल है, ठीक है, +1 क्योंकि वैलेंस सेल में उतना ही है। और जिंक किसमें स्टेबल है, +2 में स्टेबल है, समझ गए। ये कितना, ये +3 +4 +7, तो +7 में ये ज्यादा स्टेबल है। +2 भी होता है इसका, वैसा कुछ नहीं सोचना है। तो Mn क्या है, Mn। चलिए नेक्स्ट देखें अगर, तो डी ऑप्शन, ठीक है, Mn बता दिए कितना होता है 7। क्रोमियम का याद रख लीजिएगा +6। अगर मान लीजिए आपको बोलता है K2 KMnO4 में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है, तो +7 लिखिएगा। और K2 Cr2O7 में कितना होता है, तो इसका लिखिएगा +6, ठीक है, याद रखना है, याद रखना है। निकालते हैं कैसे हैं पता है ना, x +1। अब उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अभी क्योंकि उतना टाइम नहीं है, जान ही रहे हैं एग्जाम है आपका कल परसों। तो अब क्या आ जाएगा, +1 प्लस क्या x माइनस क्या 8 इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू क्या -7 इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू क्या +7। ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं किसी भी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप बोले तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, ये टेबल याद रख लीजिएगा, अगर ज्यादा आपको दिक्कत हो तो क्या करना है, इस टेबल को याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बताएं अभी, Mn का कितना +7, तो Mn का इतना स्टेबल, लेकिन कौन कौन है, जो जो कलर किया हुआ है वो स्टेबल है। Mn का स्टेबल क्या +2 +4 और +7। क्रोमियम का देखेंगे तो +3 और +6 क्या स्टेबल। स्कैंडियम का देखेंगे तो +3, क्यों, S वाला और एक D में होता है इसका, एक क्या होता है इसका होता है 3D में कितना 1 और 4S में क्या 2, दोनों निकल जाएगा। इनर्ट गैस, इनर्ट सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। इसका क्या +4, ये भी सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेंड करेगा। सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है, वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और गैस इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये टेबल अगर लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, किसी का भी आप बता पाइएगा, ठीक है। क्रोमियम का पूछा जा सकता है मैक्सिमम कितना +6 और मैग्नीशियम का कितना +। अगर मान लीजिए मैग्नीज नहीं रहा तो आपका क्या होगा, क्रोमियम का बताना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन, तो देखिए यहाँ पे Fe2O4 3 है, ठीक है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, -3 है। Fe क्या क्या मानेंगे, x, ये क्या है कितना है 3 है, एक पे क्या -2 चार्ज होता है और इक्वल में क्या -3 है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व कीजिएगा आप तो कितना आएगा -6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या -3, तो x इक्वल टू क्या -3 प्लस क्या 6, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 दो जगह है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे। तो देखिए ये क्या है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो आपका क्या आंसर ये आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, ऑप्शन क्या ए। अब यहाँ पे देखें, अमंग द फॉलोइंग विच कॉम्प्लेक्स कैन शो सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, जिसमें वाटर रहेगा ज्यादातर मैक्सिमम वाटर जिसमें अंदर रहेगा और बाहर भी मॉलिक्यूल रहेगा, तो वो, तो यहाँ कौन है, एक ही है जो डी है करेगा शो। कैसे शो करता है, कैसे बनाते हैं, अगर इसका सॉल्वेटेड आइसोमर्स बनाना है तो H2O6 था यहाँ पे, ठीक है, और क्या बाहर क्या था Cl3। अगर इसका आइसोमर्स बनाना है हमको सॉल्वेटेड, तो क्या करेंगे Cr H2O और क्या 5 लिखिए बाहर
एक Cl अंदर लिख दीजिए, बाहर क्या लिख दीजिए, एक वाटर अब क्या बाहर और एक Cl2 बाहर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बनाना है तो बनाइए दूसरा भी, Cr। अब क्या लिखिए H2O4, तो अंदर क्या 2 Cl और बाहर क्या 2 वाटर, क्या हो जाएगा बाहर 2 वाटर, H2O कितना 2 और एक Cl। फिर दूसरा भी बना सकते हैं Cr H2O कितना 3 और Cl तीनों का अंदर और बाहर क्या H2O कितना 3। तो ये सारा क्या हो गया, सॉल्वेट आइसोमर्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सारा सॉल्वेट आइसोमर्स कहलाएगा। डी ऑप्शन। ठीक है, द रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन है तो इसको देखिए आयोड, अगर सोडियम के प्रेजेंस में क्या कीजिएगा आप, सोडियम के प्रेजेंस में अगर आप सोडियम के प्रेजेंस में क्या करते हैं, मतलब सोडियम आयोडाइड से क्लोरीन को रिप्लेस करके क्लोरोइथेन को आप आयोडोइथेन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या हम लोग फिंकेलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, याद रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वही जाएगा जिसके पास क्या होगा, एक कम से कम एल्डोल कंडेंसेशन में 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर देखें हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या C डबल बॉन्ड OH है इसका स्ट्रक्चर। तो ये क्या अल्फा कार्बन है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। इसका अगर देखें तो CH डबल बॉन्ड CH, ये तो चलिए स्ट्रक्चर ही गलत है, इसका तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ CH2 होना चाहिए था जो नहीं है। इसका अगर बात करेंगे बेंजल्डिहाइड, तो देखिए बेंजल्डिहाइड अगर बात करें तो आप क्या बात देखते हैं, ये है बेंजीन और यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ देखिए अल्फा कार्बन, कोई हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के पास, क्योंकि इस कार्बन का देखिएगा तो एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। इसका अगर बनाए तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या अल्फा कार्बन है, कितना है 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये देगा, कौन देगा, डी देगा। ठीक है, कौन देगा, डी देगा। समझ गए क्या बताएं कॉन्सेप्ट, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए हमको, क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डिहाइड देता है, सबसे पहला एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, जिसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा वो देगा, लेकिन उसका अल्फा कार्बन पे मिनिमम 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड के पास, तो वो क्या देता है, एल्डोल कंडेंसेशन देता है। एल्डोल के लिए 1 अल्फा हाइड्रोजन और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ डी जो आपको दे सकता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, चलिए इसको हटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ गए, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कौन देगा, यही देगा। देखिए एक मॉलिक्यूल इधर से, एक मॉलिक्यूल इधर से जुड़ता है और जुड़ के आपको क्या, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कंपाउंड। तो एल्डोल कंडेंसेशन का एक रिएक्शन आप याद करके जाइएगा, हो सके अगर रिएक्शन मिले आपको। ठीक है, तो इसी का रिएक्शन करा दिए हम। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे उसी को समझें अगर डिटेल में, तो ये क्या था, ये था एल्डोल कंडेंसेशन का है, डाइल्यूट NaOH लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में एक और बात याद रखिएगा, डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराते हैं एल्डिहाइड को, किस एल्डिहाइड को, जिसके पास मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये क्या कहलाया, यहाँ तक एल्डोल हो गया, ये क्या हुआ एल्डोल, और फिर उसको हीट कर देंगे बेस के प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन
हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द रिएजेंट फॉर गटरमैन रिएक्शन। तो गटरमैन रिएक्शन के लिए, चलिए गटरमैन रिएक्शन पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या है। देखिए गटरमैन रिएक्शन क्या है, गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं इसको, किसके प्रेजेंस में, CuHCl और CuHBr से अगर रिएक्ट कराएंगे डाइजोनियम सॉल्ट को, उसको तो क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा, और क्या, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। अगर HBr से कराएंगे तो इसको हम लोग क्या, गटरमैन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें आप, तो क्या है ये आप देखिए, तो कौन है, HCl, Cu, तो Cu और HCl चाहिए, तो ये है। ठीक है, अगला चीज यहाँ से आप क्या क्या करके जाइएगा वो बता देना चाहता हूं मैं। देखिए यहाँ से आपको ये सेंडमेयर करके जाना है। क्या है, सेंडमेयर, सेंडमेयर Cu2Cl2 और HCl यूज करेंगे, या Cu2Br2 रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, किससे, डाइजोनियम सॉल्ट से, या CuCnH करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो गटरमैन और सेंडमेयर आपको करके जाना है अच्छे तरीके से, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं। अगर देखें कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, तो डाइजोनियम सॉल्ट आपका एमीन को रिएक्ट करा दें अगर NaNO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, जिसका पूरा नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं, शॉर्ट में क्या, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, BDC भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BDC भी बोलते हैं, याद रखना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट अगर देखा जाए, एनिलीन इज, एनिलीन कौन है, पहले उसी को बनाइए अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बेंजीन से डायरेक्ट एमीन ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो क्या, एनिलीन इज मोर बेसिक देन एमीन, लेस बेसिक देन एमीन, इक्वल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, तो यही दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको हम लोग NH3 बोलते हैं। तो यहाँ देखिए लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। क्या है, डीलोकेलाइज्ड। किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ देखिए लोन पेयर का प्रेजेंट होना बेसिक का पहचान है एक तरह से। तो क्या है, ये डीलोकेलाइज है, यह यहाँ रह ही नहीं रहा है, घूम फिर रहा है, तो इसका क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है, इसलिए क्या ज्यादा बेसिक होगा, NH3 होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, मोर बेसिक देन सॉरी क्या होना चाहिए, लेस बेसिक देन एमीन, मतलब एमीन क्या होगा, लेस बेसिक होगा, किससे, अमोनिया से। तो ऑप्शन क्या है, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, समझना है कौन, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन। यहाँ है 1 डिग्री एसिड एमाइड, 1 डिग्री एसिड एमाइड बी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय, तो किससे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से क्या करते हैं, 1 डिग्री एमाइड, तो देखिए इसको 1 डिग्री एमाइड बोलेंगे। और 1 डिग्री एमाइड को, क्योंकि एक ही कार्बन, ये एमाइड ग्रुप जो है एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री एमाइड को किससे, 1 डिग्री एसिड एमाइड को किससे अटैच कीजिएगा, कहेंगे यहाँ और कार्बन ऐड कर देंगे, बता चुके हैं नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री एमाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री नाइट्रोजन है। Br2 और NaOH से अगर रिएक्ट कराते हैं एमाइड को, तो उस रिएक्शन का नाम हम लोग क्या जानते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग। तो क्या है, इससे रिएक्ट कराइएगा, क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा, और साथ में सोडियम कार्बोनेट बाय प्रोडक्ट याद नहीं रखना है आपको,
तो 1 डिग्री एमाइड 1 डिग्री एसिड एमाइड से 1 डिग्री एमीन बनाना है, तो आपको किस रिएक्शन का जरूरी पड़ेगा? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो क्या टिक कीजिएगा? ऑप्शन ये। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करके जाना है। यहाँ ऑप्शन देने का मतलब है आपको हर एक रिएक्शन को करके जाना है, ताकि वहां क्वेश्चन आए तो इजिली कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माल्टोज इज डाइसेक्राइड ऑफ। तो यहाँ बता देना चाह रहे हैं, पहले इसको देखिए, इसको देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए ये तीनों डाइसेक्राइड है, ये तीनों क्या है आपका? डाइसेक्राइड है। देखिए ये भी डाइसेक्राइड है, ये भी डाइसेक्राइड है और ये भी डाइसेक्राइड है। सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, माल्टोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा, लैक्टोज को तोड़िए तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलेगा। अभी मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया है माल्टोज, तो माल्टोज के लिए आपका क्या? देखिए माल्टोज को तोड़ रहे हैं तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल रहा है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आपका हो सके मेन एग्जाम में इसको दे दे या इसको दे दे, तो आप पूरे को इसको इसलिए हम बताएं ताकि आप इसको पूरा को करके जाएं फाइनल एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है। ठीक है, चलिए सेक्शन अब क्या है? सेक्शन बी में हम लोग आते हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको और वेरी शॉर्ट लिखना है, ताकि 1 मार्क्स एक क्वेश्चन में मिले। ठीक है, तो डिफाइन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है। मोल फ्रैक्शन क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। जैसे क्या है, मान लिए ए प्लस बी को मिला के आप सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोई सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसका मोल मान लिए ए है, एन ए है, इसका मोल मान लीजिए एन बी है। तो आपको मोल फ्रैक्शन अगर ए का चाहिए तो आपको क्या? एन ए बाय क्या? एन ए प्लस क्या? एन बी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एन बी करना पड़ता है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चाहिए आपको, तो ऊपर क्या? एन बी और नीचे क्या? एन ए प्लस एन बी। तो नीचे दोनों का मोल का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल का क्या चाहिए? आपका सम चाहिए, इससे डिवाइड कर देना है जिसका चाहिए मोल फ्रैक्शन उसका मोल को। तो यहाँ बी का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो इससे, और यहाँ ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो इसको डिवाइड करेंगे। एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या? 1 होता है। मोल फ्रैक्शन दो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे उसको ऐड करेंगे अगर, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का इक्वल क्या? 1 होगा। दोनों का सम कितना आएगा? 1 के इक्वल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम लोग का? फॉर रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय। तो रेट लॉ आपको दिया है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो इसका थ्योरी हम लोग एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि इसका क्या? x प्लस वाई को ऐड करेंगे, मतलब हाफ और 2 को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए x प्लस वाई ये फॉर्मूला है, तो x के जगह पे क्या है? 1/2 और y के जगह पे क्या है? 2। इससे कंपेयर कीजिए तो क्या आ जाएगा? यहाँ हम लोग ऐड करके देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस क्या? 2। तो क्या आ जाएगा आपका? 1 एलसीएम लेंगे 2 प्लस क्या? 4 तो क्या? 5/2 मतलब क्या? 2.5 आएगा। ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर आएगा 2.5। ऑर्डर होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? द cumulative effect of the मतलब contraction in size of lengthenide series known as lengthenide contraction। जैसे क्या होता है, यहां से इधर जाते हैं हम लोग तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है।
तो इसको हम लोग साइज क्या डिक्रीज करता है, इसको हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ जैसे इसको याद रखना, याद नहीं रखना है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा, यही याद रखना है आपको। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो साइज क्या होता है, लगातार डिक्रीज करता है, जिसको क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं लेंथेनॉइड के बाद। अगर यहाँ याद रखना है तो क्या है, इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। सिर पर नदिया प्रेम समाई और गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लुट गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे अगर देखें तो राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ Cl इसका। ठीक है, तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए NH3 Cl, 4 हम लोग का क्या है लिगेंड है, इसके पास क्या है 4 लिगेंड है, तो हम लोग पीटी लेंगे। ज्योमेट्रिकल क्या होगा इसका, ये आ जाएगा 4 है तो 4 आ जाएगा, तो NH3 यहाँ पे है। ठीक है, NH3 तो क्या आ गया, ये शेप आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा टेट्रागोनल प्लेनर। ठीक है, चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसका क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ये। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर राइट द नेम ऑफ रिएक्शन in which alkyl fluoride are prepared by the reaction of alkyl chloride and alkyl bromide। तो देखते हैं रिएक्शन जो आपको बोला गया, तो स्वार्ट्स रिएक्शन, इसको क्या बोला जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या एल्काइल फ्लोराइड हम लोग बनाते हैं, जैसे कि द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट accomplished by heating of alkyl chloride bromide in the presence of ए मेटालिक फ्लोराइड। ये सब से अगर रिएक्ट कराते हैं आप क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, तो आपको क्या मिलेगा, फ्लोराइड मिल जाएगा। तो देखिए CH3X, यहाँ X क्या, या तो Br हो सकता है या Cl, इसको AgF से रिएक्ट कराइएगा तो क्या होगा, एल्काइल फ्लोराइड आपको मिल जाएगा। और यहाँ जो भी होगा, यहाँ अगर Br होगा तो यहाँ Br आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ Cl होगा इसके पास तो यहाँ क्या Cl आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा X के जगह पे। समझ गए, इसको हम लोग क्या स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाई आर एल्कोहल मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप alcohol can form hydrogen bond with water but hydrocarbon cannot form hydrogen bond due to the absence of OH group. Hence alcohol are comparatively more soluble in water than hydrocarbon of molecule। मान लिए CH3 आप लेते हैं, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, इसको क्या बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें कोई भी OH ग्रुप नहीं है, लेकिन वहीं क्या अल्कोहल लेते हैं तो CH3 CH2OH है। ठीक है, इसी को अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल बोल रहे हैं, तो अल्कोहल में क्या, देखिए कहीं भी आपको मिल जाए नाइट्रोजन से अटैच H, फ्लोरीन से अटैच H और ऑक्सीजन से अटैच H, तो ये तीनों क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसलिए वाटर में आराम से सोल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि वाटर भी क्या करता है, वाटर के पास भी क्या क्या है, H, वो H है। तो ये दोनों क्या, अल्कोहल और वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसलिए अल्कोहल क्या है, वाटर में इजिली सोल्यूबल है, बट हाइड्रोकार्बन वाटर में इजिली सोल्यूबल नहीं है। व्हाट इज हिंसबर्ग्स रिएजेंट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट क्या है, तो देखिए हिंसबर्ग्स रिएजेंट हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। तो क्या है, हिंसबर्ग्स टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, इसको यूज कहाँ करते हैं ये याद रखना है। अब आपको जो पूछा गया था वो आंसर हो गया, हिंसबर्ग रिएजेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे का हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। कोई आपको मान लिया 3 कंपाउंड दे देता है और बोलता है कि बताइए ये प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी एमीन्स है, तीनों एमीन्स है, वही बता दिया, लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी।
तो आपको तीनों में क्या करना होता है, तीनों में आप क्या कीजिए, हिंसबर्ग तीनों एमीन लीजिए, तीन जो आपको दिया गया सैंपल, तीनों में क्या कीजिए, हिंसबर्ग रिएजेंट को डाल दीजिए, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। अगर क्या किया, सॉल्युबल इन अल्कली, अगर ये बन गया मतलब डिजोल्व हो गया सारा का सारा, तो बोलेंगे प्राइमरी है। अगर देखिए इनसॉल्युबल अल्कली, अगर इनसॉल्युबल अल्कली बना लिया, इनसॉल्युबल ये क्या पीपीटी मतलब फॉर्म हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सेकेंडरी है। अगर पीपीटी फॉर्म हो गया तो क्या बोलेंगे, ये सेकेंडरी है। और अगर कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, ना इनसॉल्युबल हुआ ना सॉल्युबल हुआ, जैसा था वैसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये टर्सरी एमीन है। थोड़ा सा बता देना चाहेंगे हम आप लोग को कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन किसको बोलते हैं। तो देखिए इसको किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या बोले, एन आपको देखना है, एन से डायरेक्ट एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, या एन के पास 2 हाइड्रोजन नजर आ रहा है, तो ये क्या 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, एन से देखिए 2 अल्काइल ग्रुप अटैच आ रहा है, तो ये क्या 2 डिग्री एमीन हुआ। क्या हुआ, 2 डिग्री एमीन। यहाँ देखिए एन से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है डायरेक्ट, तो इसको क्या 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। क्या बोलिएगा आप, 3 डिग्री एमीन बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या लिखेंगे, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इन अल्फा हेलिक्स a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into right handed screw। ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स प्रोटीन में जितना पॉसिबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही क्या करता है, आपको क्या बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन का स्टेबल होता है। किसके वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें आंसर लिखिए। क्यों सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ग्लूकोज में क्या एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है, और फ्रुक्टोज में क्या कीटोनिक ग्रुप। बाकी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो क्या लिखना है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर बोथ मोनोसेक्राइड्स विथ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6, बट डिफर इन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज इज एन एल्डोल विथ एल्डिहाइडिक ग्रुप C2 ग्रुप C1 पे, while fructose is a ketone with ketonic group C2 पे। The reaction involve the rearrangement of carbonyl and hydroxyl group। तो यहाँ क्या है देखिए, 6 कार्बन का ग्लूकोज भी होगा, कितना 4 हुआ, 5 6। तो यहाँ पे क्या ग्लूकोज में यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, वहीं फ्रुक्टोज अगर, तो ये क्या ग्लूकोज बोल देंगे, इसको देख के क्या बोलेंगे, ग्लूकोज है, इसको वो देख के आप क्या बोलिएगा, ग्लूकोज। वहीं फ्रुक्टोज का कहानी कुछ और है। यहाँ पे देखिए ये मिलेगा, ये क्या कीटोनिक ग्रुप हुआ, तो 6 कार्बन यहाँ भी लिखिए, 3 और 3 6, ये क्या है फ्रुक्टोज है। तो अगर ये रीअरेंज हो जाए, ये क्या हो रीअरेंज हो जाए, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, फ्रुक्टोज। तो रीअरेंज होके क्या क्या बनाता है, ग्लूकोज बना लेता है, क्या फ्रुक्टोज। याद रखिएगा किससे बनाता है, रीअरेंजमेंट से। तो अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी में, जिसमें आप लोग 6 क्वेश्चन का आंसर करना है, और हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखें अगर, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है आपसे पूछा जाए अगर, तो क्या लिखिएगा, द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर यहाँ पे कोई कंटेनर है, तो ये क्या सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन उसी का, मान लीजिए ये Cu है, क्या है Cu का
प्लेट है और यहाँ क्या CuSO4 सॉल्यूशन है। क्या है? CuSO4 सॉल्यूशन है। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। याद रखनी है आपको, ठीक है? क्या करना है? याद रखना है। अगर आप इतना करके एग्जाम में बैठते हैं तो आपका एग्जाम कंफर्म है, अच्छा जाएगा और आप 60% आराम से स्कोर कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डेवलप। अब देखिए आपको यही पूछा गया था, आगे मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हो सके अभी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करने बोला, फाइनल एग्जाम में हो सके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करने बोले, तो इसी को अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखते हैं 1 बार प्रेशर पे और 1 मोल कंसंट्रेशन देते हैं तो उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक बार पढ़ दे रहा हूं मैं। द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस at 1 molar concentration at 1 bar pressure and 298 Kelvin is known as standard electrode potential। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल फिर दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो क्या है, अगर आपसे बोला जाए कि टाइप्स बताइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, क्या कीजिए? टाइप्स बताइए। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बोले तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। हायर विल बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, हायर विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा, एक तरह से क्या बोले, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रहेगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या? ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा क्या? रिडक्शन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल किसको बोलेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल को, ठीक है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर विल टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी क्या होगा? रिड्यूस होगा। जिसका क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, या ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा एक तरह से। नेक्स्ट अगर देखें, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द सेल रिएक्शन। किसी सेल में ये रिएक्शन हो रहा है तो आपको क्या करना है? सेल को लिखना है। तो स्टैंडर्ड सेल रिप्रेजेंटेशन अगर बोले आप तो यही है। देखिए Ca क्या हो रहा है? Ca आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ? आपका कैथोड पे। इसको लेफ्ट साइड लिखिए। Ca से कहाँ जा रहा है? Ca से Ca+2 में जा रहा है, ये लिख दिए। और Ag से कहाँ जा रहा है? Ag+ से कहाँ जा रहा है? Ag में। मतलब यहाँ क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ क्या? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। Ag क्या? रिड्यूस हो रहा है, कैल्शियम क्या? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे वो मतलब सेल को जो रिप्रेजेंट करेंगे इसका कुछ ऐसा किया जाता है, ठीक है? तो आपको अच्छे से करना है। एक लाइन देना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है, ऑक्सीडेशन के बीच में एक लाइन और दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में डबल लाइन। फिर Ag से क्या? ये रिड्यूस होते दिखा दिए, ये ऑक्सीडाइज होते हैं, दोनों के बीच वर्टिकल लाइन लगाए और ऑक्सीडेशन के बीच में, ठीक है? चलिए इरेज कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको लिखने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। दोनों में एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड में क्या डिफरेंस है? करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है एकदम। लेंथेनॉइड किसको बोलेंगे? एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक क्या होता है? लेंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है वो लेंथेनॉइड के अंदर है। और जिस एटम का एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक है वो किसके अंदर है? एक्टिनॉइड्स के अंदर है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अगर लेंथेनॉइड्स का देखें तो क्या है? 4s1 to 14 होगा, 5d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 6s में 2 होगा। अगर एक्टिनॉइड्स का देखें तो इसमें 4f था तो यहाँ क्या 5f होगा और 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 5f में।
6D होगा, वहां 5D था, यहाँ पे क्या 6D है, मतलब एक्टिनोइड्स में 6D, उसमें 0 से 2 इलेक्ट्रॉन और 7s में क्या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो लेंथेनॉइड का +2 और +4 स्टेबल है, वहीं क्या एक्टिनोइड्स का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +3 होता है। ओनली प्रोमेथियम PM इज रेडियो एक्टिव, लेंथेनॉइड में PM है जो रेडियो एक्टिव है, जबकि एक्टिनोइड का सारा एलिमेंट क्या है रेडियो एक्टिव है। एकदम याद करके जाना है आप लोगों को। बेसिक नेचर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या है लेफ्ट टू राइट जाएंगे लेंथेनॉइड में तो बेसिक नेचर क्या होगा रिड्यूस करेगा। ऑन रिएक्शन विथ बॉइलिंग वाटर गिव ऑक्साइड ऑफ एंड हाइड्राइड्स, अगर एक्टिनोइड्स को आपको आप बॉइलिंग वाटर में रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलेगा दो टाइप का कंपाउंड मिलेगा, ऑक्साइड और हाइड्राइड टाइप का। फिर से एक बार इसको अच्छे से रिकॉल कीजिएगा, आप लोग पढ़ के जाइएगा क्योंकि डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें तो राइट द IUPAC नेम्स, ठीक है, नॉर्म्स राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द IUPAC नेम, मतलब एक तरह से ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका आपको क्या IUPAC बताना है। तो देखिए पहला का देखें तो ये Cl2, तो Cl में क्या एक माइनस होता है, NO2 में क्या एक प्लस होता है, तो ये एक ही है, ये क्या है 2, तो यहाँ टोटल क्या 2 हो जाएगा। ये क्या 0 होता है तो टोटल क्या इतना आ जाएगा, इसका मान लीजिए आप मान लिए X, और यहाँ क्या नाइट्रोजन का क्या 0, फिर मतलब ये एमीन का क्या 0, 5 है तो भी 0, इसका क्या +1 आया और इसका क्या -2 आया, इक्वल टू क्या 0, मतलब क्या आ रहा है आपका नाइट्रोजन प्लस -2, ठीक है -2, तो यहाँ पे क्या सॉरी नाइट्रोजन NO2-, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका +3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ क्या +3 स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो क्या लिखेंगे पेंटा एमीन, 5 ठो एमीन है तो क्या लिखिएगा पेंटा एमीन, एक नाइट्रो है तो एमीन, एक नाइट्रो तो नाइट्रो, और फिर क्या कोबाल्ट है तो लिखेंगे कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 3, उसको रोमन में लिख देते हैं 3, और क्लोराइड बाहर है तो क्लोराइड। इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें इसका तो इसके पास क्या 4 एमीन है 2 क्लोरीन है अंदर, तो टेट्रा एमीन, डाइक्लोराइडो, बाहर का क्लोराइड को बाद में लिखना है, सेंट्रल एटम मेटल के बाद लिखना है, तो टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे हेक्सा एक्वा आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +2, यहाँ क्या +3, क्रोमियम का +3 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट +2 था, +2 वाटर का क्या 0, एमीन का क्या 0 लेते हैं, इसका क्या -1 लेते हैं, इसका क्या -2 लेते हैं, तो इस पे +2 आ गया, इधर से गया +-1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें कंप्लीट द फॉलोइंग, अगर Br2 को आप एक्वस मीडियम में रख के रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या बनता है 1,4, मतलब यहाँ पे बन जाएगा क्या नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बनता है। क्यों, ये काफी रिएक्टिव होता है, और काफी रिएक्टिव होने की वजह से फेनॉल क्या करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन को दोनों को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसके वजह से क्या Br सभी पोजीशन सभी ऑर्थो पे आके जुड़ जाता है और पारा पे, तो क्या बन जाता है यहाँ प्रोडक्ट जो आपको मिलने वाला क्या मिलने वाला है, अगर Br2 को रिएक्ट कराते हैं फेनॉल के साथ तो क्या मिलेगा आपको 2,4 ट्राइब्रोमोफेनॉल मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर देखें इसको अगर, तो ये क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट में ये क्या बन जाएगा आपका CH3
CH2 मतलब सभी क्या अभी बताते हैं, और क्या NH2। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, अगर इससे रिएक्ट कराएं आप तो कोई भी कंपाउंड हो, अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग हो तो किस में कन्वर्ट होगा, एमीन में। अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग हो सिर्फ तो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा ये उसको। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का है उस कंपाउंड में तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एमीन में। देख लीजिए, याद रख लीजिएगा थोड़ा। चलिए इरेज कर दें ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए क्या बताएं, ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग अगर है तो एमीन में कन्वर्ट होगा, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो एमीन में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग था, इसलिए क्या बना, एमीन। लेकिन यहीं पे देखिए, अगर क्या है आपका कुछ ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O H है, तो ये क्या है सिर्फ ऑक्सीजन कंटेनिंग, तो यहाँ LiAlH4 से आप रिएक्ट करा देते हैं H2O के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेगा आपका, अल्कोहल बना लेगा। क्या बनाएगा, CH3 CH2OH बनाएगा। समझ गए। इसी तरह से अगर इसको आप रिएक्ट कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल मिला है आपको, इसी से रिएक्ट कराइएगा तो ये क्या मिल जाएगा, CH3 CH3OH। ये क्या 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। इसी तरह से आप अगर इसको रिएक्ट कराते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, तो ये क्या नाइट्राइल, ये आपको क्या देगा, सेम चीज से रिएक्ट कराइएगा तो CH3 CH2 NH2। तो देखिए क्या है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है, सिर्फ क्या दिया, एमीन दिया। ये क्या सिर्फ ऑक्सीजन कंटेनिंग है, कीटोन, क्या दिया, सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग देंगे तो क्या देगा, एमीन देगा। अच्छे से करके जाना है आपको। आगे यहाँ पे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग, तो इसको भी अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या एमीन देता है, क्या करता है, एमीन देता है रिड्यूस करके इसको। ठीक है, याद रखिएगा। साथ में क्या ये बाय प्रोडक्ट याद रखें या नहीं रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, इसमें आपको क्या बोला था, 1 मिनट। ठीक है, कंप्लीट करने वाला रिएक्शन आप देख लिए। अब आप देखें यहाँ तो क्या बना, इसको भी कंप्लीट किए कि इसको साइक्लोहेक्सेनेमाइड को अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, एमीन बनता है। इधर बाय प्रोडक्ट मिलता है, बाय प्रोडक्ट नहीं याद रखना है। अब यहाँ हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्सन, तो इथाइल क्लोराइड को आपको क्या करना है, प्रोपोनिक एसिड में बदलना है, प्रोपोनिक एसिड में बदलना है। कैसे बदल सकते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले आपको कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको रिप्लेस कर देंगे CN से। क्यों, 2 कार्बन का था, चाहिए कितना, 3 कार्बन का, तो क्या बन गया, ये बन गया। इसको बनने के बाद आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। क्या करा दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट कराना क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये बन गया आपका, ये क्या है, प्रोपियोनिक प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, क्या बोलिएगा। तो देखिए कैसे रिएक्ट कराएं, आप इथाइल क्लोराइड को KCN से रिएक्ट कराएं तो क्या बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल बन गया, या तो सीधे इथाइल नाइट्राइल बन गया। ठीक है, फिर उसको अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्या बोला, क्लोरोबेंजीन टू नाइट्रोफेनॉल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम आप क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोबेंजीन। आपको अगर इससे रिएक्ट करा दीजिएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसको अगर आप HNO3 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ हमको इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है NO2 प्लस, और ये क्या, इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा आपको, ये बन जाएगा क्लोरो और यहाँ क्या नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। और इसको क्या आप रिएक्ट करा दें NaOH से, इससे रिएक्ट करा दें, देखिए यहाँ NaOH और डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा दें, इससे रिएक्ट करा दें NaOH, फर्स्ट में NaOH और क्या HCl से, किससे रिएक्ट करा दें HCl से, तो क्या बन जाएगा आपको पारा नाइट्रोफेनॉल। तो ये Cl हट के किससे रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो OH आ गया यहाँ और आपका क्या आ गया पारा नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, अगर देखना है डिटेल में तो यहाँ देख लीजिए। क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, HNSO4 से रिएक्ट कराए, ये क्या नाइट्रेशन हो गया, नाइट्रेशन में 3 प्रोडक्ट बना, तो इसको हम लोग फिर से किससे रिएक्ट करा देंगे NaOH और डाइल्यूट HCl से, तो क्या बन जाएगा ये पारा नाइट्रोफेनॉल बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्सन, तो सी नंबर ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो 3 कार्बन का है CH3 CH2 CH2 Cl है। ठीक है, तो इसको पहले क्या कीजिए, अच्छा ब्रोमीन है, ठीक है, क्या है ब्रोमीन, तो इसको किससे रिएक्ट करा दीजिए अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराइए। अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है एलिमिनेशन कराता है, तो एलिमिनेशन कराएगा तो CH3 CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। फिर इसको क्या कीजिए HBr से रिएक्ट करा दीजिए, तो HBr से रिएक्ट करा देंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोव निकोप्स रूल CH क्या बन जाएगा Br और क्या CH3, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ स्टेबल ट्रोप जैसे क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करता है, तो CH3 CH2 प्लस बनता है और यहाँ CH3 बन जाता है, फिर इससे ये बन जाता है Br माइनस अटैक करके H प्लस अटैक करता है, तो समझ गए इसी तरह से। तो चलिए इसको अगर नेक्स्ट देखें तो देखिए यहाँ क्या किया, वन ब्रोमोप्रोपेन लिए KOH के अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराए, क्या बना प्रोपीन, और प्रोपीन को फिर क्या किए HBr से रिएक्ट कराए हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड हुआ तो क्या बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन को हम लोग 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट कर पाए किसके थ्रू अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराए, फिर से प्रोपीन बन गया और प्रोपीन को HBr से रिएक्ट करा दिए तो क्या बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको IUPAC नेमिंग करना है, तो IUPAC नेमिंग में अगर बोले तो देखें 1 फेनाइल, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो कुछ यही है, ठीक है, क्या है ये है जो आपका लिखा है CH3, तो यहाँ क्या है CH है और इससे क्या OH है और क्या है CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये है। तो क्या हो रहा है देख रहे हैं 1 पे क्या फेनाइल और 2 कार्बन का पेरेंट चेन हुआ 1 और ये क्या 2, तो क्या बन गया इथेन। 1 पे क्या फेनाइल, इसको हम लोग फेनाइल बोलते हैं, फेनाइल 1 पे फेनाइल 2 इथेन और 1 पे क्या OH भी, 1 पे क्या OH। ठीक है, चलिए फ्रेश करके बना दें, देखिए कोई डाउट हो तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, कोई डाउट हो तो एक बार अच्छे से देखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। CH है, OH है, CH3 है, कलर चेंज करके नंबरिंग कर दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोग को। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप 1 पे अटैच है तो 1 से नंबरिंग करेंगे 2, तो 1 पे क्या फेनाइल जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे फेनाइल, और 1 पे ही क्या
OL जुड़ा है, OL और मेन फंक्शनल ग्रुप है, यही सीनियर है। प्रायोरिटी टेबल में देखिए हम लोग का क्या फॉर्मेट बोले थे कि प्राइमरी मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस क्या प्राइमरी प्रीफिक्स जो साइक्लो के लिए यूज करते हैं, वर्ड रूट, फिर क्या प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं हम लोग। ये क्या है, IUPAC का फॉर्मेट है। IUPAC क्या क्या है, फॉर्मेट है। तो IUPAC का फॉर्मेट अगर देखें तो उसके तरफ से ये क्या सब्स्टिट्यूएंट्स आया, जिसका हम लोग का क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, तो फिनाइल होता है। साइक्लो यहाँ नहीं है। वर्ड रूट क्या है, 2 कार्बन का है, इसलिए इथेन लिखेंगे, इथेन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, इसलिए 1 पे क्या OL लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका अगर देखें तो ये क्या है, कुछ ऐसा, इसका स्ट्रक्चर यहाँ हम लोग बना देते हैं। ये किसका था, इसका था, इसका देखिए यहाँ बना दें अगर आपको समझना है तो। बेंजीन बनाइए, बेंजीन बनाइए, ठीक है। आपका मैं ऐसे ही दिया था। तो मेटा पे क्या, मेटा पे क्या C2 ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया आपका C, और C आ जाने के बाद ये CH2, ठीक है, CH2 फिर C, तो यहाँ पे क्या 3 मिथाइल, CH3 CH3 CH3, और मेटा पे क्या है आपका CH2 ये क्लोरो, ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ है तो देखिए नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग अगर करें हम लोग 1 क्लोरोमिथाइल, तो यहाँ से नंबरिंग अगर हम लोग कर दें, कहाँ से कर दें, यहाँ से अगर हम लोग नंबरिंग कर देते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो रहा है फिर 5 6, तो 1 पे क्या क्लोरोमिथाइल, 1 पे क्या है क्लोरोमिथाइल, 3 पे क्या 2 2 डाइमिथाइल, तो 1 2 3, तो 2 पे क्या मिथाइल, और 2 पे क्या मिथाइल, तो 2 2 डाइमिथाइल, 3 पे क्या 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन आया नंबरिंग में, प्रोपाइल, फिर बेंजीन। समझे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से देखिएगा। क्या है 1 पे क्लोरोमिथाइल है, 4 पे क्या है, मतलब एक मिनट 3 पे सॉरी, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ अटैच करेंगे, रुकिए रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा ठीक से, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो यहाँ पे क्या CH3, यहाँ पे अटैच है आपका, जो पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ C, तो क्या C है, CH2 है, यहाँ से C है, यहाँ तीनों पे मिथाइल है, 3 पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे क्या 1 पे क्या क्लोरोमिथाइल, 1 पे क्या क्लोरोमिथाइल, 3 पे क्या प्रोपाइल है, 3 पे प्रोपाइल है, और उसका क्या 2, और 2 पे 2 ठो मिथाइल ग्रुप अटैच है, और क्या मेन बेंजीन है। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें तो यहाँ भी क्या आपका, यहाँ अगर देखें तो क्या है CH है, ठीक है। तो यहाँ देखिए C है, इधर क्या CH3 है, और यहाँ क्या Cl है, एक तरफ Cl, दूसरा तरफ क्या C2, मतलब CH2 लिखिए सीधे ताकि गड़बड़ ना हो, CH3 ये इसका, ठीक है। फिर क्या CH2 CH3। तो नंबरिंग जब आप कीजिएगा यहाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग आप कीजिएगा
तो नंबरिंग देखिए कीजिएगा तो क्या, इधर से ब्रांचिंग पहले, इधर से भी 2 पे, इधर से भी 2 पे, तो किधर से भी जाइए 1 2 3। अब देखिए ज्यादा कार्बन इधर मिल रहा है तो इधर आना है 4 5। तो देखिए 3 पे क्या क्लोरो, 3 पे क्या, 3 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, तो 3 पे क्या क्लोरो, 3 पे क्या मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है टोटल पेरेंट चेन में, तो पेंटेन। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये क्या है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब ये भी है सेकेंडरी प्रीफिक्स। और ये क्या पेरेंट चेन, जिसको हम लोग वर्ड रूट बोलेंगे। और ये क्या ए एन ई, कोई डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल है, इसलिए ये क्या है आपका सेकेंडरी। ए एन ई आपका क्या है, ये आपका आ गया प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर सो द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन, इन प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। याद रखिएगा प्रोटीन में क्या होता है, अल्फा एमिनो एसिड कनेक्टेड होता है पेप्टाइड लिंकेज से, और उसी को दिखाने बोला गया। तो देखिए ये क्या था, ग्लाइसिन था, यहाँ से यहाँ क्या था ग्लाइसिन, और यहाँ से क्या, यहाँ क्या था एलानिन, दोनों क्या हुआ ये पेप्टाइड लिंकेज से अटैच हुआ। कार्बोनिल ग्रुप और NH3 के बीच में अगर पेप्टाइड लिंकेज होगा तो उसी को पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। NH2 और एसिडिक ग्रुप रिएक्ट करके बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसको पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है, और इसका जो नाम होगा ग्लाइसिन और एलानिन से मिलकर जो प्रोटीन बनेगा ये उसको क्या बोलेंगे ग्लाइसिलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग आते हैं, मूव करते हैं सेक्शन डी में, जहां आपको 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, और एक क्वेश्चन में आपको कितने में मार्क्स मिलेंगे 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन आता है एक न्यूमेरिकल, तो क्या बोला गया है, सो देखिए आपको बोला गया है कि 5% बाय मास सॉल्यूशन है सुक्रोज का, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना, गिवन मोलर मास। सुक्रोज का मोलर मास दे दिया और ग्लूकोज का भी मोलर मास दिया। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो इतना था ये, और आपका सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया था कुछ ये, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इतना चेंज हुआ है 4 केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट चीज जो है तो कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 10% मास ऑफ सॉल्यूशन अज्यूमिंग 100 ग्राम। तो मास ऑफ सुक्रोज 10 ग्राम था, मास ऑफ सुक्रोज क्या था 10 ग्राम था। 100 जहां भी लिखे वेट बाय परसेंट 100% सुक्रोज लिखा, मतलब 10% क्या लिखा सुक्रोज सॉल्यूशन, क्या लिखा 10% सुक्रोज सॉल्यूशन। तो आपको समझ जाना है 10 ग्राम है, 100 ग्राम में 10 ग्राम सुक्रोज है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है सुक्रोज। तो वाटर कितना है 90 ग्राम है, वाटर कितना है 90 ग्राम। तो वाटर जो है 90 ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इतना आएगा। तो आपको देख लेना है। अगला जो देखें तब हम लोग तो मोल्स निकालना पड़ता है तब सुक्रोज का पहले, तो सुक्रोज कितना था 10 ग्राम और मोलिकुलर वेट उसका कितना था 342, तो उसका जो मोल्स निकालेंगे कुछ इतना आया। अब आपको जो सुक्रोज का है उसका मोलालिटी निकालिए, तो वेट क्या है सॉल्वेंट का वेट था 0.90 केल्विन और मोल कितना आया इतना, दोनों को डिवाइड करें तो मोलरिटी मिल गया, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है हम लोग का मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें केजी में, ये था, इसको यूज करके निकाल लिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो अभी फिर हम लोग डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है के एफ इंटू मोललिटी। तो मोललिटी हम लोग निकाल कर चुके हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे के एफ देखिए क्या है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट 4 निकाले थे आप, तो यहाँ पे क्या चेंज इन टी एफ था इक्वल टू क्या के एफ इंटू क्या एम होता है, तो के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा के एफ इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन टी एफ
बाय क्या, मोलालिटी। तो इससे हम मेरा रिजल्ट इतना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो अब क्या क्या बोला, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी कितना 10% का आपको निकालने बोला है। 10 ग्राम ग्लूकोज होगा कितना 90 ग्राम वाटर में, तो इतना आएगा केजी में। इसका भी क्या कीजिए आप, पहले मोल्स निकालिए। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो 10 ग्राम था, और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180, तो ये कुछ आएगा। क्यों, मोल्स के लिए क्या, एन बाय गिवन वेट बाय मोलर मास, क्या एन बाय गिवन वेट बाय मोलर मास, तो इतना मोल आया। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मोलालिटी निकालेंगे। फिर मोलालिटी इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ ग्लूकोज मान लीजिए बाय क्या आप, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या, वाटर का केजी में लेना है, तो निकालेंगे तो इतना मोलालिटी आया। अब मोलालिटी आ गया, तो आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज हुआ है वो किससे, के एफ इंटू एम से मिलेगा। तो के एफ आप कैलकुलेट कर चुके थे, इतना आया था। और मोलालिटी ग्लूकोज का निकाल लिए अभी हम लोग यहीं पे, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आया, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना आया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखें तो अब डेल्टा टी एफ आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं चेंज निकालिए, तो चेंज निकाल लेने के बाद क्या होगा, इतना आ जाएगा आपका। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कैलकुलेट सेल ईएमएफ, सेल ईएमएफ निकालने बोल रहा है और डेल्टा जी निकालने बोल रहा है फॉर द रिएक्शन जिसमें क्या जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कैडमियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कैडमियम का मोलारिटी 0.2 है और जेडन का मोलारिटी क्या है, 0.004 मोल है। और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ इतना है। और एफ का हम लोग जानते हैं 1 फेराड इक्वल टू क्या होता है, 96,500 कूलम पर मोल। तो अगर आगे बढ़े तो देखिए ये जो रिएक्शन लिखेंगे तो जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और कैडमियम क्या रिड्यूस हो रहा है। आंसर में देखें तो इसका हम लोग लिख लिए रिएक्शन गिवन है। तो अब सेल निकालिए, तो सेल में क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ए नोट, तो इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 बाय एन। एन मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और लॉग क्या हो रहा है, जेड एन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो देख रहे हैं जेड एन क्या हो रहा है, जेड एन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं लेते हैं, कैडमियम में जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कैडमियम में। तो चलिए इरेज कर दें ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, लिखने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। तो आगे अगर बढ़े तो नेक्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए, इसका हम लोग जानते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का। तो यहाँ पुट कीजिए मोलरिटी, Zn+2 का इतना दिया था, मतलब जिंक का इतना दिया था कंसंट्रेशन, और आपका कैडमियम का कंसंट्रेशन इतना दिया था, तो इतना दिया था। तो यहाँ पे इसको लिखिए, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 से, n का वैल्यू मेरा कितना था 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे क्या हो रहा था Zn+2 से किसमें जा रहा था, Zn में, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन आपका एक्सचेंज हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था एक तरह से। जब 2 आ गया, n का वैल्यू क्या आया, n कितना हो गया 2। तो आपको लिखना इतना ही है जितना टाइप किए हुए हैं, इधर समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये आ गया, यहाँ पे वैल्यू ई नॉट सेल का वैल्यू दिया था, गिवन था, हम लोग लिख दिए। लिख देने के बाद क्या किए, इसको डिवाइड किया तो कुछ इतना आ गया, इतना आ गया, ये दोनों डिवाइड किए तो आप इतना आ गया। लॉग जैसे यहाँ देखिए समझना चाहें तो क्या होता है 0.02, तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों जब आप पूरे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या 1000 नीचे और ऊपर आ जाएगा आपका, ये मान लीजिए 2 से आपका, चलिए 2 से क्या 0 पॉइंट एक आ गया। रुकिए थोड़ा सा बताते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर सॉल्व करना चाहें इसको, तो क्या आता है 0 पॉइंट, तो सीधे अगर 4 लिखें तो नीचे क्या 4 जीरो, ये हो जाएगा। और नीचे क्या इंटू 2, तो ऊपर क्या 10, एक जीरो गया, 2 से 2 गया। तो अब लिखेंगे तो क्या 0 मतलब 2 बाई क्या 1000, तो log 2 2 2 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। और इसका क्या, तो क्या 3 इंटू क्या इसका क्या होता है 0.036 होता है, क्या होता है 2 का
0.301, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, इतना वोल्ट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, फोर डेल्टा जी निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल निकाल लिए हैं आप, तो पुट कीजिए सारा का वैल्यू। एन का वैल्यू क्या था 2, एफ फेराडेज का क्या 1 फेराड का कितना 96,500, और ई सेल आप कितना निकाल चुके थे, इतना। कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इतना आएगा, इतना जूल आएगा, तो इसको क्या कर देंगे, इतना किलो जूल लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन यूज करना है इसमें। अब देखिए, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ क्या होता है, द टाइम इन विच हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। मान लीजिए यहां अगर आप देखना चाहें तो क्या आ जाएगा, आप अगर ये ए नॉट लिए थे इनिशियल रिएक्टेंट, तो जब रिएक्टेंट क्या हो जाए, ए नॉट क्या हो, आधा हो जाए, तो उसको क्या हाफ लाइफ बोलेंगे। कब हाफ लाइफ बोलेंगे, जो रिएक्शन होगा, जो कंसंट्रेशन होगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हाफ लाइफ अगर देखें तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ देखना है, तो देखिए ये आ गया, कंसंट्रेशन क्या आधा हो गया, और इसका क्या इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे के टी हाफ, तो यहाँ पे क्या पुट कीजिए आप, यहाँ पे पुट करेंगे ए नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया, आधा हो गया था, तो इसको पुट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको जो मिलने वाला है रिजल्ट, वो क्या मिल जाएगा, देख रहे हैं क्या मिल जाएगा आपको, मिलने वाला है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो के टी हाफ इक्वल टू क्या 2a नॉट माइनस क्या ए नॉट बाय क्या 2, तो क्या आ जाएगा, के टी हाफ इक्वल टू क्या ए नॉट बाय क्या 2, मतलब क्या आ जा रहा है, के आपका आ जा रहा है, जो मतलब टी हाफ जो आ जा रहा है आपका, वो कितना आ जा रहा है, के ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन बाय क्या 2 के, ये आ जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें जीरो ऑर्डर का, तो आपको इरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो नहीं पता चलेगा, तो ये आ जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ क्या आया, सो सिंपल याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, टी हाफ इक्वल टू क्या इनिशियल कंसंट्रेशन बाय क्या 2 के, तो याद रखना है, द हाफ लाइफ ऑफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी हाफ क्या आया आपका, टी हाफ देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया इनिशियल कंसंट्रेशन का, ठीक है। और उसका ग्राफ अगर बनाने बोले तो ये ग्राफ बनाइएगा, टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, टी हाफ होगा। जितना ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन आप लीजिएगा, मान लिया इतना लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इतना जाएगा, इतना लिए तो इतना जाएगा, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाने भी आना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ अगर आप देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन इतना होगा, इसका इक्वेशन ये होता है, पुट कीजिएगा आप वैल्यू, यहाँ पे के रहेगा, पुट कीजिएगा, यहाँ से देखिए के को कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, ए नॉट बाय हाफ, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इतना मिलने वाला है आपको हाफ लाइफ, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर देखें तो क्या ये ग्राफ बनाएंगे, और क्या हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ देखिए कोई इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ लाइफ निकालें तो नहीं आया, ए नॉट नहीं है इसमें जो फाइनल फार्मूला आप आया उसमें ए नॉट नहीं है, ए नॉट नहीं है मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ नहीं डिपेंड करेगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप कितना भी रखें आपका क्या हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, याद रखिएगा। ये भी लाइन पूछा जाएगा कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है, अगर भूलिएगा तो पछताइएगा।
आगे अगर देखें 46 क्वेश्चन नंबर, तो क्या बोला है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ Cr2O6 आयंस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तो इसका जब लिखेंगे OH क्या है, मॉडरेट लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप Cr का लिखिएगा तो क्या होगा, आपको बता चुके हैं क्या होता है, 3D में 5, पिछले क्वेश्चन में बताया था, 4s में 1। तो इसको हम लोग ये अभी लिखें न्यूट्रल। अब यहाँ क्या +3 स्टेट में है, क्रोमियम क्या है +3 स्टेट में है। तो +3 स्टेट में तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकला, 1 इलेक्ट्रॉन आप इसको निकालें, और 2 कहाँ से निकालें, यहाँ से। तो डी में कितना बचा 3, तो क्या बच गया ये। इसका हम लोग को अगर फिलअप करें, इसको क्या करें हम लोग, अगर फिल करें तो आपको बता रहे हैं, तो देखिए फिल करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा 3D, ये क्या है 3D, ये क्या है 4s, ये क्या है 4p, और ये क्या 3D ऑर्बिटल है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है 3D में और किसी में नहीं है, तो इसको लिखिए। दूसरा चीज क्या, पेयरिंग होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पेयरिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो है वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता जैसे CN वगैरह रहता तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो उस केस में क्या होता, पेयरिंग होता। तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, नो पेयरिंग अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स, तो पेयरिंग नहीं होगा। तो आपका जो 3D में था कितना इलेक्ट्रॉन था, डी 4s में क्या 0, 3p मतलब 4p में क्या 0, और 4d में क्या 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन था आपका, 6 वाटर आएगा, तो H2O जो होगा पहला कहाँ आएगा, यहाँ। दूसरा जो H2O आएगा वो कहाँ, यहाँ। तीसरा H2O जो आएगा वो कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ। चौथा H2O जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, यहाँ। पांचवा जो H2O आएगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, यहाँ। और छठा जो H2O आएगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, यहाँ। तो देखिए कितना इंक्लूड हुआ, 2 ठो d ऑर्बिटल D2, एक क्या s ऑर्बिटल, और 3 क्या p ऑर्बिटल, 3 क्या p ऑर्बिटल। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा हम लोग का, हाइब्रिडाइजेशन जो वो क्या आ जाएगा, D2 sp2 sp3, ठीक है, D2 sp3 क्या आ जाएगा, D2 sp3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3, और ये क्या ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों, अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन है इसके पास 3 इसलिए क्या पैरामैग्नेटिक होगा। इनर ऑर्बिटल क्यों, 4D इंक्लूड होता है तो आउटर ऑर्बिटल बोलते हैं, कम्प्लेक्स बोलते हैं। और 3D है, ये क्या है 3D है, जो हाइब्रिडाइजेशन में आया ये क्या 3 का D है, तो इसको इनर ऑर्बिटल बोलेंगे। यही 4 का D आता में जाता वाटर, तो क्या बोलते हैं इसको, आउटर ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। आगे तो इसका जो ज्योमेट्री देखिएगा तो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल तो 4 क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल को भी हम लोग क्या स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलते हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो क्या 4, पहले 4 कार्बन का पेरेंट चेन है वही बनाइए, 1 2 3 4। फिर क्या है 4 इथेन, और 4 पे क्या है इथॉक्सी, 4 पे क्या है इथॉक्सी, तो इथॉक्सी बना लीजिए 2 कार्बन, ठीक है, CH2 CH3 आ गया, ये इथॉक्सी हो गया। यहां से यहाँ क्या बोलेंगे इसको, इथॉक्सी बोलेंगे, इथॉक्सी। इधर क्या 5 कार्बन, तो देखिए 2 पे क्या OH, 2 पे क्या OH, नंबरिंग किधर से, इधर से OH पहले मिलेगा तो इधर से करेंगे, इधर से कौन अल्कोहल सीनियर है तो 1, तो यहाँ आपका CH3, ये क्या CH, ये क्या CH2, और ये भी क्या CH2, तो 1 2 3
4 पे क्या है, इथॉक्सी है, नंबरिंग देख रहे हैं, 4 पे क्या है, इथॉक्सी है। और फ्रेश करके कर दें, चलिए फ्रेश करके कर देते हैं, क्या हो जाएगा, CH3 CH तो OH CH2 CH2 O CH2 CH3, ठीक है। कलर चेंज करके नंबरिंग कर दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो नंबरिंग देखिए, अल्कोहल सीनियर है तो 1 2 3 4, और इधर क्या 4 पे क्या इथॉक्सी, ये इथॉक्सी हुआ, ठीक है, इथॉक्सी। तो क्या हुआ, 4 पे क्या इथॉक्सी ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन का पेरेंट चेन ब्यूटेन, और 2 पे क्या ओवल, ठीक है। अगला देखें, अगर पेंटेन है, क्या है, पेंटेन है, तो 5 कार्बन ड्रॉ कीजिए पहले आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या बोला है, और 2 पे OH लगाइए, 2 पे OH, ठीक है। 3 पे क्या, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, अब क्या 3 पे मिथाइल, तो 3 पे क्या लगाइए, मिथाइल CH3, 3 पे ही क्या फेनाइल, तो 3 पे क्या लगाइए, बेंजीन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आ गया 2 पे OH, तो क्या हो गया CH3 CH, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या CH3, तो क्या देखें 2 पे क्या अल्कोहल है, तो पेरेंट चेन 5 कार्बन का, 3 पे क्या मिथाइल, 3 पे क्या 3 पे फाइनाइल, 3 पे क्या मिथाइल, 3 पे आपका क्या है मिथाइल है, और पेंटेन 5 कार्बन है, 2 पे क्या है OL है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे देखें, एम क्रिसोल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या करना है, एम क्रिसोल, देखिए इसको एम क्रिसोल बोलते हैं, एक ही पे मिथाइल और OH ग्रुप आ जाए तो क्रिसोल बोलते हैं। अब ये मेटा पे, ये क्या है ऑर्थो पोजीशन, ये क्या मेटा पोजीशन, ये क्या पारा, ये भी ऑर्थो, ये भी क्या मेटा, तो मेटा पे है CH3, इसलिए क्या मेटा क्रिसोल बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पिक्रिक एसिड, तो क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड 2 4 1 2 3 4 5 6, तो क्या 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल को, एक मिनट सॉरी, ट्राई नाइट्रोफेनॉल को क्या बोलिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है 2, अच्छा ठीक है। तो क्या समझ गए, या तो एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इधर इसको काटिए, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग क्या पिक्रिक एसिड बोलते हैं। IUPAC लिखेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ये IUPAC हो गया पिक्रिक एसिड का। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, पिक्रिक एसिड का। नेक्स्ट अगर देखें तो ग्लिसरॉल, ये क्या ग्लिसरॉल है, ये क्या है ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलिए, सेंडमेयर्स रिएक्शन क्या है एक्सप्लेन करने बोला है, तो देखिए अगर आप इसको डाइजोनियम सॉल्ट, इसको हम लोग क्या बोले थे, डाइजोनियम सॉल्ट को Cu2 Cl2 या HCl से रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा और N2 गैस रिलीज होगा, इसको हम लोग सेंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। इसी डाइजोनियम सॉल्ट को डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, उसी को Cu2Br2 HBr से रिएक्ट कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा और N2 गैस निकलेगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या, इसमें से दोनों में से कोई एक रिएक्शन को आप सेंडमेयर में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं
व्हेन अगर थ्योरी देना है तो क्या लिखिएगा आप, व्हेन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड react with Cu2Cl2 in the presence of HCl, then क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे, then क्लोरोबेंजीन is formed। ठीक है, तो ये क्या है, सेनमेयर रिएक्शन है आपका। ठीक है, आगे कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली अल्केन इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। ये क्या है, सेनमेयर्स रिएक्शन है। तो देखिए सोडियम पोटेशियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का लिए और इसको क्या किए, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिए, तो ये क्या बना, अल्केन बना। क्या बना, ये अल्केन बन गया और CO2 गैस रिलीज हुआ किस पे, एनोड पे, और कैथोड पे क्या, H2 गैस और NaOH बना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे गैब्रियल फेथैलामाइड सिंथेसिस। तो क्या होता है, फेथैलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ इथोनिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फेथैलामाइड which on reaction with alkyl halide followed by alkaline or acidic hydrolysis produces the corresponding primary amines। प्राइमरी एमीन्स बनेगा। जैसे कि रिएक्शन देखिए, आप इसको लीजिएगा, फेथैलामाइड को लीजिएगा, ये फेथैलामाइड है, इसको पहले क्या एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराएंगे, फिर RX से रिएक्ट कराएंगे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे बेस के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा हम लोग को, प्राइमरी एमीन मिलेगा। ये क्या है, प्राइमरी एमीन मिलेगा। तो इसको क्या गैब्रियल फेथैलामाइड सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैब्रियल फेथैलामाइड सिंथेसिस। देखिए मैकेनिज्म देखना है तो बता देना। ये था कुछ NH, इसको आप रिएक्ट कराएं किससे, इसको देखिए किससे रिएक्ट कराएंगे, फर्स्ट में आप फर्स्ट में कराइएगा एल्कोहलिक KOH से, फिर किससे, RX से, फिर हाइड्रोलिसिस। तो क्या एल्कोहलिक KOH से कराइए, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाता है। K+ आ जाएगा, फिर एल्काइल हैलाइड से करा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका एल्काइल हैलाइड से जैसे कराएंगे तो C डबल बॉन्ड N R आ जाएगा, फिर इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे बेस के प्रेजेंस में, H2O देंगे, तो आपका क्या ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये क्या प्राइमरी एमीन रिलीज हो जाएगा। ये क्या होगा, ये प्राइमरी एमीन बन के रेडी हो गया, प्राइमरी एमीन बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहीं से याद रख लीजिएगा, इसको मैकेनिज्म लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है।